प्यारे बच्चों नमस्कार। एसएमसी विद्यावर्ष में मैं ब्रजेश सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक बेहतरीन की बच्चा अभ्युदय बैच के अंतर्गत मिशन बुनियाद के तहत हम पढ़ेंगे कक्षा 12 के इतिहास का चैप्टर नंबर 3। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास में हम लोगों ने बेटा बात की थी राजनीति विज्ञान, जहाँ हमने राजनीति विज्ञान के पहले चैप्टर की बेसिक को खत्म किया था। वहीं आज हम इतिहास के चैप्टर 3 की बेसिक्स को खत्म करें। अभ्युदय बैच के अंतर्गत बेटा बेसिक्स से जुड़ी हुई सारे के सारे नॉलेज को, सारे के सारे डाटा को हम मिशन बुनियाद के तहत कंप्लीट करते हैं और मिशन अभ्यास के तहत उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्नोत्तर माला, साथ ही साथ एमसीक्यू जो एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से बहुत ज्यादा ही उपयोगी है, उन्हें कराते हैं। एसएमसी विद्यावर्ष की पूरी टीम का यह उद्देश्य है। हम चाहते हैं कि आपको ना बिल्कुल वैसी ही शिक्षा प्राप्त हो पाए जैसी ऑफलाइन बैचेज में, ऑफलाइन क्लासेस में उपलब्ध हो पाती। हमारा उद्देश्य है आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा दिलाना। हमारा उद्देश्य है भीड़ से हटकर आपको वह बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराने का जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। चलिए बेटा बढ़ते हैं आज की बेहतरीन क्लास के साथ और शुरू करते हैं इतिहास के अध्याय 3, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग, एक आरंभिक समाज। इस चैप्टर के अंतर्गत बेटा हम आज बात करेंगे 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक के समय के बाद। ठीक है, तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है बेटा, बंधुत्व, जाति और वर्ग। मतलब यहाँ हम बेटा बात करेंगे बंधुत्व को लेकर, है ना, भाई बंधुत्व को लेकर। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ हम बात करेंगे बेटा जातिगत भेदभाव कैसे। देखिए आप ना चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि जातिगत भेदभाव भारतीय संस्कृति में प्रारंभिक अवस्था से नहीं था, पर इस अध्याय में हमें यह पढ़ना है कि यहाँ आते आते जातिगत भेदभाव अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है ना, तो इन सारी घटनाओं का हमें यहाँ अध्ययन करना है। और ये सारी की सारी घटनाएं बेटा कहाँ से कहाँ तक घटित हुई? ये घटनाएं घटित हुई बेटा 600 बीसी से लेकर 600 एडी के मध्य। ठीक है ना, इस समय में हमें इन घटनाओं का अध्ययन करना है। यहाँ हमें महाभारत की कथा, महाभारत की घटना का अध्ययन करना है और उससे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करना है। साथ ही साथ उस समय के समाज में किस प्रकार जाति वर्ग को बांटकर अलग अलग रखा गया था, हमें उन टॉपिक्स पर चर्चा करनी है। तो जैसे भूमिका में दिखाया गया है बेटा कि यह अध्याय लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक इतिहास पर केंद्रित। मतलब मैं यह बताना चाह रहा हूँ, इस पाठ में आपको ये क्लियर किया गया है कि हमें पढ़ना है 600 बीसी से लेकर 600 एडी के मध्य भारतीय उपमहाद्वीप का सामाजिक वर्गीकरण, है ना। हमें उस समय के समाज का अध्ययन करना हो। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बात की गई इस काल में समाज में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए। आर्थिक और राजनीतिक जीवन में भी कई सारे परिवर्तन देखने के लिए मिले। और इस अध्याय में हम यह समझेंगे कि इतिहासकार मुख्य रूप से महाभारत जैसे साहित्यिक ग्रंथों और धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र जैसे ग्रंथों का उपयोग कर रहे हैं। ये ग्रंथ हमें उस समय के सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक, जातिगत भेदभाव और राजा के द्वारा बनाए गए नियमों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। मतलब यहाँ कह सकते हैं कि इन धर्मशास्त्रों और धर्मसूत्रों, साथ ही साथ महाभारत जैसे साहित्यिक ग्रंथों की मदद से हम उस समय के संपूर्ण समाज का अध्ययन करेंगे बच्चा। ठीक है ना, उस समय के संपूर्ण समाज का अध्ययन करेंगे। हो सकता है आपको आवाज में कुछ प्रॉब्लम लगे, तो क्या हल्का सा कोल्ड है तो आवाज को लेकर थोड़ा सा इशू हो सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पहली हेडिंग है बेटा महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। हमें यह समझना होगा, अधिकांशतः हम लोगों ने सुन रखा है
कि महाभारत किसने लिखा है? महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा। अब अगर एक व्यक्ति के द्वारा कोई ग्रंथ तैयार किया जाए, कोई साहित्यिक ग्रंथ तैयार किया जाए, तो फिर हम उसे गतिशील ग्रंथ कैसे? तो हमें यहाँ ना इसी टॉपिक को क्लियर करना है। देखिए यहाँ लिख कर दिया है कि महाभारत इस काल को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है ना? परिचय क्या दिया गया है कि यह दुनिया का सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक महाकाव्य, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है। यह एक विशाल कहानी है जो दो चचेरे भाइयों के परिवारों, कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता के लिए युद्ध का वर्णन करती है। अब यह घटना तो आप सभी ने महाभारत सीरियल में देख ही रखी होगी, है ना? जहां हम बात करते हैं धृतराष्ट्र पुत्र, जिन्हें कौरव कहा जाएगा, है ना? और पांडु पुत्र, जिन्हें क्या कहा जाएगा बच्चा? पांडव कहा जाएगा। हमारे पूरे चैप्टर से जुड़ी हुई जो कहानी है, जो परिघटनाएं हैं, वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमेंगी और इन्हीं के समय के समाज की हमें बात करनी है। क्लियर है? तो अब ना आप इसे अच्छे से कोरिलेट कर पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी सीरियल्स में देख रखा है कि दुर्योधन, है ना, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, दुशासन, सारी चीजें देख रखी हैं। तो वहां अब ना आप इस स्टोरी को वहां विजुलाइज कर पाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते आगे। लिख के दिया गया है ऐतिहासिक महत्व। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इसमें उस समय के सामाजिक मानदंड, मूल्यों और आचार विचार का भी चित्रण मिलता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसे हम कहानी अकेली ना कहकर क्या कह सकते हैं कि उस समय के समूचे समाज सजीव चित्रण यदि कहीं मिलता है, कैसा चित्रण? सजीव चित्रण यदि कहीं मिलता है, तो वह हमें कहाँ प्राप्त होता है? वह हमें महाभारत में प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ तो बात हुई थी महाभारत की, और महाभारत को गतिशील ग्रंथ क्यों कहा जाता है, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करनी। तो ना महाभारत की परिघटनाएं, ये चर्चा यहाँ आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आए, और ये समलोचनात्मक है। क्लियर है? इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आलोचनात्मक ना होकर क्या है बच्चा? समलोचनात्मक। देखिए आलोचनात्मक और समलोचनात्मक में क्या डिफरेंस है? आलोचनात्मक वह होगा जहां व्यंग दिए जाए और समालोचनात्मक वह होगा जहां समान घटनाओं को एक साथ परिघटित किया जाए। तो यहाँ जैसे दिया गया है कि 1919 में प्रसिद्ध मराठी संस्कृत विद्वान वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में महाभारत का एक आलोचनात्मक संस्करण तैयार किया। यह एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी। इस परियोजना को तैयार करने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा? 47 वर्ष का समय। कारण कि महाभारत की विभिन्न विभिन्न पांडुलिपियों को पहले संकलित किया गया। देखिए समझिए, जैसे यहाँ पूरे भारत में ऐसी पांडुलिपियां कई सारी थी, है ना? पूरे भारत में ऐसी पांडुलिपियां बहुत ज्यादा थी। तो इन सभी क्षेत्रों से पांडुलिपियों को संकलित किया गया, और उसके उपरांत उनमें जो समानता मिली, क्या मिली बच्चा? जो समानता मिली, है ना, उसी समानता को एक रूप दिया गया, और वही रूप हमारा क्या कहलाया? समलोचनात्मक संस्करण कहलाया, जिसे कंप्लीट करने में ना वी.एस. सुंकथांकर और उनके सदस्य, उनके साथ कार्य करने वालों को लगभग 47 वर्षों का समय लगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है, जिसका अर्थ है कि इनकी रचना या इसकी रचना हजारों वर्ष तक होती रही। मैं यह पॉइंट छोड़ के आया था, इसीलिए क्योंकि मुझे पता था आगे आपको इस पॉइंट को ना बड़ी बारीकी से समझने का मौका मिलेगा। यदि मैं वहां आपको क्लियर करता तो यहाँ फिर आप कंफ्यूज होते। तो यहाँ हम ना इस पॉइंट को बिल्कुल डिटेल्ड में समझ पाए। अब पॉइंट में क्या कहा गया है, देखिए कि महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। जी बिल्कुल है। आगे क्या है? जिसका अर्थ है कि इसकी रचना हजारों वर्ष तक होती रही। अब सोचने वाली बात है,
हम लोगों ने तो पढ़ा है कि सर वेद व्यास ने इसकी रचना की है। किसने रचना की बच्चा? वेद व्यास ने। अब जहां तक हम लोगों को पता है कोई व्यक्ति मैक्सिमम 100 वर्ष तक जी सकता है ना? अब हजारों वर्षों तक वेद व्यास ने कैसे रचना की होगी? ये तो ना एकदम इम्पॉसिबल जैसी बातें लग रही हैं। तो अब मैं आपको समझाऊं। उस समय के राजाओं के यहाँ उस समय के राजाओं के यहाँ एक विशेष पद पर कुछ व्यक्ति नियुक्त रहा करते थे। वह पद था भाट सारथी। किसका पद था बेटा? भाट सारथी। ठीक है ना? अब ये भाट सारथी क्या करते थे? ये राजा के साथ कहाँ जाते थे? युद्ध क्षेत्र में जाते थे। कहाँ जाते थे? युद्ध क्षेत्र में। और वहां से युद्धों का एकदम सटीक विवरण प्रस्तुत करते, है ना? युद्धों का एकदम सटीक विवरण प्रस्तुत करते। यही सटीक विवरण अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से लिखा गया, जिसे किसके द्वारा? वी.एस. सुकथांकर के द्वारा संकलित किया गया। किसके द्वारा संकलित किया गया बच्चा? वी.एस. सुकथांकर के द्वारा, है ना? तब जाकर हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें ना महाभारत का आधुनिक स्वरूप प्राप्त हो पाया। अब यहाँ भी ना दो तरह की संग्रह किए गए थे। वे दो तरह के संग्रह कैसे थे? इसमें समय समय पर नई चीजें जुड़ती गई। इसके भी दो भाग थे। देखिए, यह जो भाट सारथी जो रचना संकलित कर रहे थे, उस रचना को भी दो भागों में बांटा गया था। एक भाग था आख्यान। एक भाग कौन सा था बेटा? आख्यान था। आख्यान का क्या कार्य था? आख्यान में कहानियों का संग्रह था। किसका संग्रह था बेटा? कहानियों का। और जबकि दूसरा था बेटा उपदेशात्मक। ठीक है ना? उपदेशात्मक का क्या कार्य था? तो उपदेशात्मक का कार्य था, जैसे देखिए आप समझिए, उपदेशात्मक चीज को आपको समझना होगा। अब मानिए आप ना बोर्ड एग्जाम को लेकर एकदम टेंशन में है ना? किसे लेकर? बोर्ड एग्जाम। अब आप बहुत बुरी तरह विचलित हैं। आपको लगा कि सर इस वर्ष तो मुझसे नहीं होगा। फिर सर ने ये जिम्मा उठाया कि नहीं होगा तो आपसे इसी वर्ष। और मैंने आपको मोटिवेट तो आपको समझ आता है ना? मैंने आपको मोटिवेट किया। मैंने आपको बताया मैंने बताया कि किस तरह से पढ़ेंगे आप, तब आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही सामाजिक आचार विचार और नियमों से संबंधित जो अंश थे, उन अंशों को बेटा क्या कहा जाता था? उपदेशात्मक कहा जाता था। और यही अंश हमें कहाँ मिलते हैं? यही अंश बच्चा हमें मिलते हैं भगवत गीता में। जहाँ किसने? श्री कृष्ण भगवान जी ने किसे उपदेश दिए? गांडीवधारी अर्जुन को उपदेश दिए, है ना बच्चा? इन्हें उपदेश दिए। और यही उपदेशों का संकलन आज के समय पर क्या कहलाता है? भगवद गीता कहलाता है। ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको ये स्लाइड बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगली स्लाइड की ओर। यहाँ बात की गई है बच्चा बंधुत्व और विवाह। अब बंधुत्व और विवाह क्या है? तो समझिए, जैसे एक पिता, एक समझिए राजा है, और राजा का जो पुत्र है, राजकुमार तो वही बनेगा। पर राजा के जो भाई बंधु होंगे, भाई बांधव होंगे, है ना? बिल्कुल होंगे। आवश्यक तो है नहीं कि राजा अकेला हो। वह भाई बांधव आपके क्या कहलाएंगे? बंधुत्व या परिवार कहलाएंगे। ठीक है ना? यहाँ लिख कर दिया गया है। इस काल में परिवार और विवाह से संबंधित नियम बहुत स्पष्ट रूप से निर्धारित किए जा रहे थे, खासकर ब्राह्मणों द्वारा रचित। जैसा मैंने शुरुआत में आपको बताया, ये जो लिखे गए थे ना धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र, इनमें इन्हीं सब बातों का संकलन किया गया। इन्हीं सब बातों का संकलन किया गया। क्लियर है बेटा? चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली टर्मोलॉजी में आपको बताना है पितृवंशिकता। क्या बताना है बच्चा? पितृवंशिकता क्या है? चलिए समझते हैं। अब यहाँ समझ वैसे ही आ रहा है। पितृ मतलब पिता, वंशिकता मतलब वंश परंपरा। क्लियर है ना? मतलब जहां पिता की वंश परंपरा आगे बढ़े। किसकी वंश परंपरा बच्चा? पिता की वंश परंपरा। उसे हम कहाँ रखेंगे?
उसे हम पितृवंशिकता में रखें। वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है, इस व्यवस्था में पिता की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर किसका अधिकार होता है? पुत्रों का अधिकार होता है। ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है बच्चा? ऐसी व्यवस्था कहलाती है पितृवंशिकता। पितृवंशिकता। क्लियर है? चलिए, मतलब यहाँ जो अधिकार है, समझिए आप, यहाँ जो अधिकार है पिता के बाद उसके पुत्र का रहेगा। यदि मानिए राजा के पास कोई पुत्र नहीं, तो राजा की समूच और पुत्री है, पर पुत्रियों को यह अधिकार बिल्कुल नहीं था, तो राजा की समस्त संपत्ति, समस्त राज्य पर उसके भाई बांधवों का अधिकार हो। ठीक है ना? किसका अधिकार होगा? भाई बांधवों का। यहाँ आदर्श दिया गया है। शासक परिवारों के लिए यह व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण थी। समझ में आया? मतलब हो सकता है कि इस व्यवस्था को न माना जाए, ना माना जाए। ऐसी स्थिति केवल सामान्य जनों में थी। कैसे लोगों में बेटा? सामान्य जनों में। राजशाही परिवारों को, राजसी परिवारों को इन परंपराओं का पालन करना ही होता था। तो फिर आगे आगे है महाभारत की पूरी कहानी ही पितृवंशिकता के आदर्श को लेकर हुए संघर्ष पर आधारित है, जहां दोनों दल कौरव और पांडव एक ही वंश के होने के बावजूद सिंहासन के लिए लड़ते। अब यह लड़ाई क्यों थी समझिए। लड़ाई को मैं समझाऊंगा। इस लड़ाई का कारण था कि धृतराष्ट्र बड़े थे। धृतराष्ट्र कैसे थे बच्चा? बड़े थे। तो उनके मतलब यहाँ ना राजसीय नियमों के अनुसार किसका अधिकार होना चाहिए था? धृतराष्ट्र के पुत्रों का। पर धृतराष्ट्र कैसे थे? जन्मांध थे। कैसे थे बच्चा? जन्मांध, मतलब जन्म से ही अंधे थे, इसलिए यह राजा नहीं बन। क्या नहीं बन पाए? राजा। और नियम यह है कि राजा का पुत्र ही कौन बनेगा? राजा बनेगा। आज नहीं है बेटा, आज राजा का पुत्र राजा नहीं बनेगा। सुपर 30 याद है? आज राजा वो बनेगा जो मेहनत करेगा। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप राजा बनेंगे। पर यहाँ ऐसा नहीं था। यहाँ क्या था बच्चा? यहाँ वही राजा बनेगा जो राजा का पुत्र होगा। तो राजा का पुत्र कौन था? राजा के पुत्र थे बेटा युधिष्ठिर। कौन थे? युधिष्ठिर थे राजा के पुत्र। इस कारण राजकुमार बनने का श्रेय या राजकुमार बनने का अधिकार सिर्फ किसके पास था बेटा? युधिष्ठिर के पास था। यही इनकी आपसी युद्ध या आपसी झगड़े का प्रमुख कारण था। ठीक है ना? आगे है विवाह के नियम। तो धर्म शास्त्र और धर्म सूत्रों में विवाह के 8 नियम बताए। इन 8 नियमों में प्रथम जो 4 नियम है ना बच्चा, वे बेहद उत्तम बताए गए। कैसे बताए गए? उत्तम, मतलब इस प्रकार के विवाह करना सही है। जबकि जो अंतिम जो 4 हैं, उन नियमों को नीच कहा गया। मतलब इस प्रकार के विवाह से आपको जो संतान उत्पत्ति होगी वह बहुत ही दुर्बल, हाँ, बुरे संस्कारों वाली यह प्राप्त होगी। ठीक है? तो इन्हें नकारा गया समाज से और इन्हें स्वीकृत किया गया। ठीक है? हम पढ़ेंगे जैसे कि ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापतय विवाह। ठीक है ना? इन विवाहों को उत्तम माना गया। तो फिर निम्न किन्हें माना गया? पिशाच विवाह, है ना, राक्षस विवाह, इन्हें निम्न माना गया। ठीक है? ऐसे विवाहों को निम्न माना गया। चलिए बढ़ते हैं। यहाँ एक और हेडिंग है। क्या कहा गया? बहिर्विवाह पद्धति क्या? समझिए, जैसे एक राजा है यहाँ, देखना आप, इन्हें समझना होगा आपको कि बहिर्विवाह और अंतर्विवाह क्या। एक राजा है और इस राजा का जो गोत्र है ना, वह गोत्र कैसा है बेटा? ए गोत्र में है राजा। हाँ, और राजा ने एक राजकुमारी से विवाह किया, यह भी एक राजकुमार ही था। राजकुमारी से विवाह किया और राजकुमारी का गोत्र कैसा है बेटा? बी है। तो इस प्रकार का विवाह क्या कहलाएगा? बहिर्विवाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? बहिर्विवाह
कहलाएगा। जहां अलग अलग गोत्र से दोनों हो, राजा गोत्र ए से है और राजकुमारी गोत्र बी से है, इनके मध्य जो विवाह होगा, इनके मध्य जो विवाह संपन्न होगा, उस विवाह को हम क्या कहेंगे? उस विवाह को बेटा हम कहेंगे बहिर्विवाह। क्लियर है? फिर नेक्स्ट हेडिंग है बच्चा, अंतः विवाह क्या है, इसे भी समझेंगे। देखिए यहाँ कोई राजकुमार था, है ना, ऊपर भी आप समझ सकते हैं कि राजकुमार ही है, ठीक है। कोई राजकुमार था जिसका गोत्र था ए, और इसने जो राजकुमारी से विवाह किया, उस राजकुमारी का गोत्र भी ए है। तो जब समान गोत्र या समान कुल होंगे, इस प्रकार के विवाह क्या कहलाएंगे बेटा? अंतः विवाह कहलाएंगे। क्लियर है? इनके बाद बात होती है बहुपत्नी प्रथा। यह ना बहुत प्रचलन में था। जिस समय की हम बात कर रहे हैं बच्चा, 600 बीसी से लेकर 600 एडी तक की, इस समय बहुपत्नी एक आम प्रचलन की बात थी। यहाँ लिखकर भी दिया, एक पुरुष की अनेक पत्नियां होना यह शासक वर्ग में आम था। बिल्कुल साधारण सी बात थी, है ना। जैसे जैसे पांडु, राजा पांडु की 2 पुत्रियां थी। कौन कौन सी थी? माता कुंती और माता मांडवी। ठीक है, कहीं कहीं इन्हें माद्री लिखकर बताया गया है। इन माद्री के ही पुत्र थे नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव। जबकि युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये किसके पुत्र थे? कुंती के पुत्र थे। ठीक है, तो बहुपत्नी प्रथा आपको समझ आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़। आगे बच्चा बात की गई है बहुपति प्रथा। अच्छा, इसके उदाहरण बहुत दुर्बल, बहुत ज्यादा दुर्लभ थे। एक पुरुष की अनेकों पत्नियां तो थी, पर एक स्त्री की अनेकों पति, यह बहुत दुर्लभ था, है ना। इस समूचे परिकल्प में, परिघटना में ऐसी बात हमें सिर्फ एक उदाहरण में मिलती है, जहां महाभारत में द्रौपदी का विवाह पांडवों के साथ हुआ, 5 पांडवों के साथ। तो यहाँ बहुपति प्रथा अलाउ होती है। अदरवाइज इसके अलावा हमें कोई भी ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता जहां बहुपति प्रथा स्वीकृत की गई हो, है ना। इनके बाद है कन्यादान। हमारे समाज में ना, जहां हम लोग निवासरत हैं, यहाँ कन्यादान की प्रथा आज भी प्रचलन में है। क्या होता है कि विवाह में पिता द्वारा अपनी पुत्री का दान या कन्यादान एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। ठीक है ना। समझिए, जैसे विवाह होना प्रारंभ हुआ, तो अब पिता अपनी पुत्री का हाथ उसके होने वाले पति के हाथ में रखेगा और संकल्प छोड़ेगा। यही पूरी प्रथा बेटा क्या कहलाएगी? कन्यादान कहलाएगी। अर्थात पिता अपनी कन्या को दान में देगा। किसे दान में देगा? उसके होने वाले पति को दान में देगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ अगला पॉइंट है स्त्री का गोत्र। तो ब्राह्मणीय नियमों के अनुसार विवाह के बाद स्त्री का जो गोत्र था, वह उसके पिता के नाम से न होकर उसके पति के नाम से होता था। यह तो आज भी प्रचलन में है। ठीक है ना, कि मानिए एक कन्या का विवाह हो, है ना। अब जैसे कि कन्या आप ले लीजिए प्रभावती, है ना। हालांकि इनने अपने नाम के साथ गुप्त भी जोड़कर रखा। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, इनने विवाह कराया इनका किससे? रुद्रसेन के साथ, जो वाकाटक वंश के थे। तब प्रभावती गुप्त ना रहकर वाकाटक वंश की रानी होगी। ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ कहा जा रहा है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि विवाह के उपरांत कन्या को अपने पिता के गोत्र को परित्यागित करना होता था और अपने पति के गोत्र को स्वीकारना होता था। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते थे। ऐसी मान्यता थी ब्राह्मणीय नियम या ब्राह्मणीय ग्रंथ में, कि यदि आपको विवाह करना है तो आपको अपने गोत्र को बचाकर ही विवाह करना होगा, किसी अन्य गोत्र में। क्लियर है? चलिए, इसका एक अपवाद है। क्या अपवाद है? इन नियमों का हमेशा पालन नहीं होता था। उदाहरण के लिए सातवाहन शासकों के अभिलेखों से पता चलता है कि उनकी कई रानियों ने
विवाह के बाद भी पिता का गोत्र नहीं त्यागा। कुछ सातवाहन राजाओं ने अंतः विवाह पद्धति का भी पालन किया, जो ब्राह्मणीय नियमों का विरोध करता था। समझिए, अब मैं आपको यहाँ इतने डेप्थ में तो नहीं ले जाऊंगा कि उन रानियों का नाम क्या है, क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन चीजों को नहीं पूछा जाता और हमें एग्जाम देनी है 12th, ना कि पीसीएस, है ना। जो हम इतने डेप्थ में जाएंगे तो हम केवल वही डाटा यहाँ क्लियर करेंगे जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज हिस्ट्री बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना। अगर हम इसे बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे ना तो इस चैप्टर को ही हम 10 दिन तक लेके जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो। मतलब समझो आप 600 बीसी से 600 एडी कितना समय हो गया, लगभग 1000 वर्ष। अब इतना समय आप अगर डेप्थ में पढ़ेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि आपको ना 10 से 15 लेक्चर लेने ही होंगे, पर वो ना 12th बेसिस के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है और हमें पढ़ना है 12th बेसिस के हिसाब से। हम उतने ही डाटा को यहाँ लेकर चलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। ठीक है ना। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं सर इसमें से कुछ छूट रहा है तो आप ना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो हो सकता है आपके छूटे हुए डाउट्स को मैं एमसीक्यू के जरिए कंप्लीट करा दूं। वैसे मैं आपको जितना डाटा दे रहा हूँ ना, एमपी बोर्ड स्पेशली बोर्ड एग्जाम के प्रोस्पेक्टस से ये इनफ है, इससे बाहर जाना ही नहीं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात की जा रही है सामाजिक विषमताएं, जातिगत भेदभाव या जाति व्यवस्था। ठीक है ना, ये पॉइंट हमने पढ़ रखा है कि सामाजिक विषमताएं कैसी। तो देखिए यहाँ लिख कर दिया है कि समाज में जन्म के आधार पर भेदभाव मौजूद। अच्छा ये तो ना 1500 ईसा पूर्व, आई मीन 1500 बीसी से 1000 बीसी, इस समय तक ही, इससे भी कुछ कम समय तक ही कर्म आधारित चीजें चल, है ना। उसके बाद धीरे धीरे जातिगत बदलाव जो है वह किसके आधार पर बनने लगा, जन्म के आधार पर बनने लगा। और जैसे ही यह चीजें ना जन्म आधारित हुई वैसे ही समाज में अराजकता, है ना, अराजकता हावी होने लगी। तब इसी अराजकता को हमें यहाँ समझना है। देखिए धर्म शास्त्रों ने वर्ण व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है। अब वर्ण व्यवस्था क्या है, तो ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार, ये ब्राह्मणीय ग्रंथों में और पुरुष सूक्त में और इसका जिक्र है। पुरुष सूक्त में एक विराट पुरुष दिखाया गया है ना। चैप्टर 2 में पढ़कर आए हैं। विराट पुरुष के द्वारा 4 वर्गों का वर्गीकरण किया गया है। पहले ब्राह्मण जो उनके मुख से पैदा हुए, फिर क्षत्रिय जो उनके कहा कंधों से, भुजदंडों से पैदा हुए, फिर आते हैं वैश्य, मान्यता है कि यह उनके जंघाओं से पैदा हुए, और अंत में आते हैं शूद्र। इनके बारे में कहा गया कि ये उनके पैर तलवों से या पैर के अंगूठों से उत्पन्न हुए। यह भेदभाव ही आगे चलकर समाज में क्या उत्पन्न कर देगा, समाज में जातिगत अराजकता उत्पन्न कर देगा। ठीक है। और यहाँ लिख दिया गया है यह एक दैवीय व्यवस्था है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से प्रेरित लिख कर दिया गया है। चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए वर्ण लिखे गए हैं और उनके कार्य लिखे गए। अगर कोई ब्राह्मण है तो उसके कार्य क्या है। पहले ब्राह्मण किसके आधार पर था बच्चा, कर्म के आधार पर अब किसके आधार पर है, जन्म के आधार पर, कर्म के आधार पर नहीं है। बेशक ब्राह्मण को कुछ ना पता हो, पर ब्राह्मण क्या करेगा, अध्ययन कराएगा, वेदों की शिक्षा देगा और लेगा, यज्ञ कराएगा करवाएगा, दान देगा और लेगा। ठीक है। क्षत्रियों के साथ क्या काम जोड़े गए, क्षत्रिय शासन करेंगे, युद्ध करेंगे, लोगों की रक्षा करेंगे, न्याय करेंगे और यज्ञ कराएंगे। किनसे कराएंगे, ब्राह्मणों से यज्ञ कराएं। ठीक है ना। तीसरे पॉइंट पे आते थे वैश्य। इन्हें कृषि का अधिकार था, पशुपालन का अधिकार था और व्यापार का अधिकार था। यह 3 अधिकार थे, जबकि शूद्रों के पास कोई भी अधिकार नहीं था। उनसे कहा गया तुम सिर्फ एक काम करोगे, क्या, तुम ऊपर वाले तीनों वर्णों की सेवा करो, है ना। यही भेदभाव आगे चलकर एक विकराल रूप धारण कर लेगा और फिर हमें देखने को मिलेंगे समाज में नए नए धर्मों का उद्भव, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है ना,
चलिए बढ़ते हैं आगे। व्यवस्था के आधार पर, यह व्यवस्था काहे के आधार पर थी बच्चा? तो यह व्यवस्था थी आपकी जन्म के आधार पर, है ना? इसमें गतिशीलता की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। समझिए, आपने जन्म लिया, आपने क्या लिया बेटा? जन्म लिया, और जन्म के साथ ही आपके ना एक टैग लग गया। अब आप बुद्धिमान हैं या मूर्ख हैं, डजंट मैटर, यह मैटर ही नहीं करता। मैटर क्या करेगा कि आपने किस कुल और किस गोत्र में जन्म लिया। अब आप आजीवन उसी कुल या उसी गोत्र के होकर रहेंगे, ठीक है? तो यहाँ से अराजकता काफी बढ़ने लगी। व्यवस्था का पालन, ब्राह्मण इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राजाओं को उपदेश देते थे और कहानियां जैसे महाभारत के माध्यम से इसे सही ठहराते। अब सोचने वाली बात है, इन ब्राह्मणों का क्या जा रहा? तो समझिए, इन ब्राह्मणों का ही तो सब कुछ जा रहा था। एक ब्राह्मण है, बड़े बुद्धिजीवी ब्राह्मण, और इन्हें ना आसपास के 100 किलोमीटर तक लोगों को पता है कि फलाने ब्राह्मण बहुत बुद्धिमान है, कोई भी अनुष्ठानिक कार्य होता है तो इन्हीं के पास आते हैं। पर इनके घर में जिस पुत्र ने जन्म लिया वह हो गया एकदम मंद बुद्धि। कैसा हो गया बच्चा? मंद बुद्धि। अब जो ब्राह्मण पुरुष ना 100 गांवों तक, 100 किलोमीटर तक अपना डंका बजाए हुए थे बुद्धि का, अब उनके यहाँ मंद बुद्धि पैदा हो गया। अब यह क्या करेगा? अगर कर्म आधारित रहेगा तो यह बनेगा कौन बेटा? यह बनेगा शूद्र। तो फिर ब्राह्मण की जो 100 किलोमीटर तक इज्जत थी वह सब हो गई खत्म। तो ने बेस्ट टेक्निक निकाली। उन्होंने कहा गलत बात, ब्राह्मणों के घर में जो जन्म लेगा वह वैसे ही ब्राह्मण है, क्योंकि ईश्वर उसके कर्म के आधार पर ही उसे कहाँ जन्म देंगे? ब्राह्मणों के घर में जन्म देंगे। क्लियर है? चलिए बढ़ते आगे। क्षत्रिय राजा। अब बात यह है कि जब ऐसा हो चुका था कि ब्राह्मण पठन पाठन कराएंगे, ब्राह्मण क्या कराएंगे बेटा? पठन पाठन कराएंगे, और जो राजा है, राजा वह क्षत्रिय होगा। वह कौन होगा? क्षत्रिय होगा। तो फिर समझ नहीं आया कि यह अक्षत्रिय राजा की हेडिंग कैसे? तो सुनिए, शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा बन सकते थे, लेकिन वास्तविकता में कई महत्वपूर्ण राजवंशों के राजा गैर क्षत्रिय थे, जिसके पास सामर्थ्य था। क्या था? सामर्थ्य। वह राजा बना। जैसे कि आप सभी को कहानी ध्यान होगी, महारथी कर्ण की। सामर्थ्य ही तो था, जब ही वह क्या बना? अंग प्रदेश का राजा बना। बिल्कुल ऐसे ही जिन राजाओं में सामर्थ्य था, बेशक वे क्षत्रिय नहीं थे, वे एक बड़े साम्राज्य के राजा बने। जैसे पहली हेडिंग है मौर्य। मौर्य राजवंश के बारे में क्या है? इनके उद्भव को लेकर विवाद है, पर कोई ग्रंथ इन्हें, पर कई ग्रंथ, सॉरी, कई ग्रंथ इन्हें क्या बताते हैं? निम्न कुल का मानते हैं। मतलब यह है क्षत्रिय बिल्कुल नहीं। क्या नहीं है बेटा? क्षत्रिय नहीं। और क्षत्रिय नहीं है पर राजा बनना, समझ रहे हैं ना? क्षत्रिय नहीं है पर राजा बनना। तो अब राजा किसके बस पर, किससे बनेंगे? अपने सामर्थ्य के बल पर बनेंगे। किसके बल पर बच्चा? सामर्थ्य के बल पर। क्लियर है? चलिए, अब मौर्य वंश के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि पहले आए चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, फिर अंतिम पढ़ लेते हैं हम। यहाँ बात हो रही है शुंग और कंड। मौर्य के उत्तराधिकारी थे और ब्राह्मण थे, है ना? दोनों के ही दोनों। चलिए तो देखते हैं आगे। तो देखिए, शुंग वंश मतलब पुष्यमित्र शुंग, और कंडव वंश मतलब वसुदेव। क्लियर है? अगर पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा। शुंग वंश किससे जुड़ा है? पुष्यमित्र शुंग से। कंडव वंश किससे जुड़ा है? वसुदेव से। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ लिखा है शक शासक। शक शासक कौन थे? शक शासकों को ना भारतीय साहित्य में, भारतीय साहित्य में और भारतीय इतिहास में मलेच्छ कहा गया। क्या कहा गया? मलेच्छ। मतलब उन्हें मलेच्छ की श्रेणी में रख दिया गया, जिन्हें संस्कृत का पठन पाठन नहीं था, पता नहीं था। वे सभी, यहाँ लिख कर दिया है मलेच्छ मतलब विदेशी, जिन्हें संस्कृत भाषा का भान नहीं था। अब यहाँ एक और पॉइंट है, इस शक शासक का संस्थापक कौन था? मोविस या मऊ। पर इनका एक शासक था
जैसे हम सबसे ज्यादा यहाँ लिख देता हूं मैं, शक राजवंश का सबसे प्रभावशाली शासक, तो ये कौन था? रुद्रदमन। रुद्रदमन, जिसके द्वारा ना सुदर्शन झील की मरम्मत कराई गई। सुदर्शन झील, इसकी मरम्मत कराई गई और एक अभिलेख लिखा गया जिसे हम लोग जानते हैं गिरनार अभिलेख। क्लियर है? किस नाम से जानते हैं बेटा? गिरनार अभिलेख के नाम से जान। क्लियर है? यही पूछा जा सकता है। अब पॉइंट आता है सातवाहन। तो सातवाहन के संस्थापक कौन थे? सिमुक। और इनके सबसे प्रभावी शासक कौन थे? गौतमी पुत्र सात। ये स्वयं को ब्राह्मण बताते थे और क्षत्रियों के दर्प, दर्प मतलब स्वाभिमान, स्वाभिमान या अहंकार, क्या? अहंकार का हनन करने वाले कहलाते। यह दिखाता है कि राजनीतिक शक्ति कोई भी व्यक्ति हासिल कर सकता था, चाहे वह किसी भी वर्ण से हो, बशर्ते उसके पास क्या होना चाहिए? सामर्थ्य होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। जातियां कैसे बनी? तो सुनिए, प्रारंभिक समय में जो वर्ण व्यवस्था थी वह 4 प्रकार में थी। पहले में ब्राह्मण, और दूसरे में क्षत्रिय, और तीसरे में वैश्य, और चौथे में शूद्र। यही थे, ये थी वर्ण व्यवस्था। अब मानिए शूद्र वर्ण में कोई अलग अलग काम करने वाले 5 लोग, जिन्हें हमने ए, बी, सी और डी में रख लिया। तो अब ये 4-5 जातियां बन गई। ऐसे ही वैश्य में जातियां बनी। समझ में आया? तो इस प्रकार से वर्ण किसमें विभक्त हो गई? जातियों में विभक्त हो गए। जैसे यहाँ लिखा है, जैसे जंगलों में रहने वाले निषाद, व्यावसायिक वर्ग जैसे स्वर्णकार, समुदाय के जातियों में वर्गीकृत किया गया। ये सारी जातियां भी जन्म आधारित थी। मतलब अगर पिता जंगल में रह रहा है तो उसकी जो संतान होगी वह निषाद कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? निषाद कहलाएगी। ठीक है ना? चल आगे देखते हैं। अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी यानी अछूत। ब्राह्मण समाज में बस इसी एक शब्द ने संपूर्ण समाज का, किसका बेटा? संपूर्ण समाज का दोहन कर दिया। संपूर्ण समाज का दोहन कर दिया। कैसे? तो देखिए, ब्राह्मण समाज में कुछ लोगों को अस्पर्श या अछूत मानते थे। ये वे लोग थे जो दूषित कार्य करते थे, जैसे शवों को उठाना, मरे हुए जानवरों की खाल निकालना। इन्हें चांडाल कहा जाता था। हालत इतनी खराब थी कि ये जो चांडाल थे ना बेटा, चांडाल, समझिए, एक मूवी बताता हूं मैं आपको। साउथ मूवी है एक, आप लोगों ने देख रखी होगी, है ना? और मूवी का नाम है स्पाइडर। वहां ये कल्चर दिखाया गया है चांडाल वाला। जो प्रमुख विलन है, क्या बेटा? प्रमुख विलन है जो, है ना, वह चांडाल ही होता है। तो ये लोग कहाँ रहते हैं? ये लोग शमशान घाट में रहते हैं। कहाँ रहेंगे? शमशान घाट में। ठीक है ना? दिन के समय गांव में भी नहीं आते ये लोग, रात में ही आएंगे। इन्हें ही चांडाल कहा जाता था और इन्हें अछूत या अनटचेबल माना जाता। चलिए, लिख के दिया गया है, देखिए। मनु स्मृति के अनुसार कब इसकी रचना हुई? 200 बीसी से लेकर 200 एडी के मध्य मनु स्मृति की रचना हुई। अब मनु स्मृति से जुड़ा एक और पॉइंट मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ, या हम ये कह सकते हैं कि भारत का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? मनुस्मृति थी। रचना पता है आपको कब हुई? है ना? रचना ये रही। विधि ग्रंथ कहा जाता था, मैंने बता दिया। चांडालों को गांव से बाहर रहना पड़ता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे। समझिए आप किस हद तक के घृणित परंपरा थी, है ना? कि जिन बर्तनों को आप प्रयोग में ले चुके हैं उन्हें आप फेंक देंगे, तब ये बेचारे उन बर्तनों का प्रयोग करेंगे। यहाँ एक बौद्ध भिक्षु, चीन से आया एक यात्री, जिसने इसका बड़ा सटीक और बहुत मार्मिक विवरण दिया है। देखिए, चीन के बौद्ध भिक्षु फासियन ने लिखा है कि जब अस्पर्श लोग शहर से बाहर आते थे तो उन्हें लकड़ी के टुकड़े पर चोट करके आवाज करनी पड़ती।
ताकि दूसरे लोग उन्हें देखने के दोष से बच जाए। समझिए आप कि जिन्हें हम अस्पर्श्य मानते थे, उन लोगों को देखना भी गलत माना गया। समझ रहे हो? मैंने अभी आपको बताया था कि ये लोग रात्रि में निकलते थे, जिससे कोई इन्हें देख ना पाए। समझिए आप कितनी घृणित परंपरा थी। आगे बात हो रही है कि संपत्ति और वर्ग आर्थिक विभिन्नता है। तो समाज में संपत्ति के आधार पर भी गहरा भेदभाव। कैसा भेदभाव? तो देखिए, संपत्ति के आधार पर भेदभाव था कि यहाँ जो प्रणाली मान्य थी वह थी पितृवंशिक, और जहाँ पितृवंशिकता प्रणाली होगी वहां पुत्र प्रधान होगा और पुत्री किनारे पर होगी। ठीक है, उपेक्षा पर होगी। लिख कर दिया है, पुरुष धर्म शास्त्रों के अनुसार पिता की संपत्ति पर उसके सभी पुत्रों का अधिकार होता था, जिसमें सबसे बड़े पुत्र को विशेष हिस्सा मिल सकता था। स्त्री पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। समझ में आया? यहाँ मैं आपको बता दूं, स्त्री के लिए सिर्फ एक धन था, जैसे नाम दिया गया स्त्री धन। ये कब मिलता था? जैसे किसी कन्या का विवाह हुआ, ठीक है। अब विवाह में स्वयं कन्या को दी गई भूमि या संपत्ति, यही क्या कहला रही थी बेटा? स्त्री धन, जिस पर कन्या का या स्त्री का अधिकार होता, बस, और किसी पर भी अधिकार नहीं था। लिखा है यहाँ, देखिए, विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्री का स्वामित्व माना जाता था, जिसे स्त्री धन कहते थे। इस संपत्ति को उसकी संतान विरासत में प्राप्त कर सकते थे और इस पर उसके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। क्लियर है? अपवाद, प्रभावती गुप्त जैसी उच्च वर्ग की कुछ महिलाओं का भूमि जैसी संपत्तियों पर अधिकार था, लेकिन यह सामान्य नहीं। मतलब ये ना जो बताया गया, इसके विपक्ष में, इसके अपवाद में यह बात कही गई, पर यह अधिकार सभी को प्राप्त नहीं था। जो अधिकार किन्हें मिला? प्रभावती गुप्त को मिला। यह कुछ लोगों को प्राप्त था। क्लियर? चलिए बढ़ते आगे। वर्ण और संपत्ति। तो देखिए, वर्ण और संपत्ति में क्या है? संपत्ति का अधिकार वर्ण व्यवस्था से भी जुड़ा है। शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका थी सेवा कर, जबकि पहले 3 वर्णों के पास अलग अलग कार्य थे। इस प्रकार ब्राह्मणवादी समाज में धन और प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित थी। सही बात है कि अगर कोई शूद्र है बेचारा, क्या है बेटा? कोई शूद्र है, और उसे तो ना जीवन भर क्या करनी है? सेवा। तो वह तो कभी भी धनवान हो ही नहीं सकता, इसके पास धन कभी ज्यादा होगा ही नहीं। इसे क्या रहना है? सदैव गरीब रहना है। ठीक है ना? यही बताया गया है कि वर्ण व्यवस्था ही संपत्ति की पूरक है, संपत्ति की पूरक है। समझ में आया आपको? चलिए फिर बढ़ते आगे। बौद्ध धर्म का दृष्टिकोण। अब बौद्ध धर्म जो आया उसका इसको लेकर क्या दृष्टिकोण रहा? तो देखिए, बौद्ध धर्म ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार की। समझिए, जो बौद्ध धर्म था ना, बौद्ध धर्म, इसने किसे अस्वीकार किया बेटा? इसने सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। स्पेशली उस सामाजिक प्रतिष्ठा को जो किस पर आधारित थी? जो जन्म पर आधारित। किस पर आधारित थी बच्चा? जन्म पर आधारित थी। ठीक है ना? उसे इसने पूरी तरह से अस्वीकृत कर दिया। इसने यह कहा कि यदि आपको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करनी है तो आपको इस जन्म में, जो आपने अभी जन्म लिया है, यहाँ मेहनत करके कमानी होगी। समझ में आया? आपको ऐसा नहीं कि आपके पिता को प्राप्त थी तो आपको स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगी। और इस व्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने कहा कि सामाजिक विषमताएं प्राकृतिक नहीं है, बल्कि समाज द्वारा बनाई गई हैं। जो समाज में वर्ण के आधार पर विषमता थी, जो वर्ग बनाए गए थे ना, ए बी सी और डी, इन्हें अलग अलग अधिकार दिए गए थे सभी को, है ना? ये कैसी नहीं थी? प्राकृतिक बिल्कुल नहीं थी। तो फिर कैसी थी? ये तो केवल समाज के द्वारा निज स्वार्थ पूर्ति हेतु बनाए। समझ में आया? चलिए आगे बढ़। अब इस अध्याय का निष्कर्ष क्या है?
इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के दौरान भारतीय समाज बेहद जटिल था। अब जटिलता क्यों थी? जटिलता थी वर्ण व्यवस्था को लेकर, जटिलता थी पितृवंशिकता प्रधान समाज को लेकर, ब्राह्मणीय ग्रंथों को लेकर। ब्राह्मणीय ग्रंथों ने पितृवंशिकता, बहिर्विवाह, वर्ण व्यवस्था जैसे आदर्श सामाजिक नियम निर्धारित कर दिए थे। इन्हीं के कारण यहाँ क्या स्थापित हुई? जटिलता स्थापित हुई। क्लियर? हालांकि इन नियमों का हमेशा और हर जगह पालन नहीं होता था। कुछ राजवंश ऐसे थे जो इनका पालन नहीं करते थे, और इनमें से ही एक राजवंश था सातवाहन राजवंश। ठीक है ना बेटा? कौन सा राजवंश था? सातवाहन राजवंश। इसने इनकी इन बातों का किसी भी प्रकार से पालन नहीं किया। ठीक है, चलिए। जाति और लिंग के आधार पर समाज में बड़ी गहरी विषमता थी। यदि आप पुरुष हैं और स्त्री में देखेंगे तो बहुत ज्यादा भेदभाव था, बहुत ज्यादा, स्त्री पुरुष में। ऐसे ही यदि आप ब्राह्मण कुल में जन्म लिए और शूद्र में, तो बहुत भेदभाव था। यही भेदभाव जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव है, जो संपत्ति के अधिकारों को भी प्रभावित करती थी। महाभारत जैसे ग्रंथ हमें इन सामाजिक संरचनाओं, तनावों और विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में। अब महाभारत का क्या किरदार है? महाभारत का किरदार है कि वह हमें बताती है, क्या बताता है? कि उस समय का समाज कैसा था। क्योंकि महाभारत में उस समय के समाज का एकदम जीवित विवरण, सजीव विवरण मिलता है। ठीक है ना? तो इनके बाद कुछ फैक्चुअल डाटा है। क्या है? एमसीक्यू में अधिकांशतः फैक्चुअल डाटा पूछा जाता है। मैंने कहा जब एमसीक्यू कराएंगे तब तो हम अलग से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। आज भी हम कुछ फैक्चुअल डाटा को यहाँ कंप्लीट करते हुए चले, जिससे आपको प्रॉब्लम ना। देखिए, कालखंड में बात की गई है। अध्याय का प्रमुख समय कब से कब तक रहा? यह समय है 600 ईसा से लेकर 600 ईस्वी तक, याद रखना होगा आपको। अब अगला पॉइंट है कि धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों की रचना कब हुई? तो 500 बीसी के पूर्व से शुरू हुई। कब से शुरू हुई? 500 बीसी के पूर्व। ठीक है ना? मनुस्मृति का संकलन, ये मैंने आपको लिखा दिया है, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य, और यह है पहला विधि ग्रंथ था। महाभारत का रचना काल क्या माना जाता है? 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक माना जाता है। लगभग 1000 वर्षों तक इसकी रचना हुई। इसी कारण हम महाभारत को क्या कह देते हैं? हम कहते हैं बेटा गतिशील। कैसा? गतिशील ग्रंथ। इसी कारण कहा जाता है। इसकी रचना निरंतर 1000 वर्षों तक चली। आगे इससे जुड़े कुछ तथ्य हैं कि महाभारत में कुल 1 लाख से अधिक श्लोक थे, जो इसे विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य बनाते। महाभारत में ना मूलतः किनका वर्णन किया गया? तो महाभारत में वर्णन हुआ है कौरवों का और पांडवों का, और इनके मध्य जो युद्ध हुआ हस्तिनापुर के सिंहासन। ठीक है? इनके प्रमुख रचयिता किन्हें माना जाता है? प्रमुख रचयिता के तौर पर महर्षि व्यास को माना जाता है। यह कोई नाम नहीं बल्कि एक उपाधि थी बेटा। ठीक है? महर्षि वेद व्यास एक उपाधि थी। जैसे मैंने बताया था भाट सारथी, आपको याद होगा, वैसे ही महर्षि भाट सारथी, वैसे ही ना महर्षि वेद व्यास भी एक उपाधि। ठीक है ना? आगे देखते हैं। अब बात होती है आलोचनात्मक, इसे काट देना और यहाँ आप लिख लेना समलोचनात्मक संस्कार। ठीक है? तो इसकी परियोजना कब प्रारंभ हुई? 1919, पीछे पढ़ के आए। किनके नेतृत्व में हुई? तो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान हुए हैं बीएस सुकथांकर, जिनके नेतृत्व में इसकी स्थापना की गई। कुल कितना समय लगा? 47 वर्ष लगे। कितने पृष्ठों में इसका संकलन किया गया? तो लगभग 13,000 से अधिक पृष्ठों में इसे संकलित करके प्रकाशित किया गया। ये याद रखना, पूछ लिया जाता है ये डाटा, है ना? चलिए आगे बढ़। विवाह और गोत्र के नियम, तो हम पढ़ के आए हैं कि धर्मशास्त्रों के अनुसार विवाह के 8 नियम है। और गोत्र क्या है? तो गोत्र का उद्भव ना 1000 ईसा पूर्व के बाद ब्राह्मणों द्वारा प्रचलन। समझिए, मैंने आपको बताया था कि वैदिक काल को हम 2 भागों में बांट, जो हमारा वैदिक काल है ना बेटा, ये 2 भागों में है। एक भाग में है ऋग्वैदिक काल,
और एक भाग में है उत्तर वैदिक। क्लियर है? तो यहाँ जो बात कर रहे हैं ना, देखिए यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि लगभग 1000 ईसा पूर्व, तो ये बात इस समय की कर, इस समय उत्तर वैदिक काल में यही जन्म आधारित चीजें कर दी गई, जन्म के आधार पर। और फिर क्या हुआ, गोत्र व्यवस्था को प्रचलन में लाया गया। नियम क्या था, विवाह के बाद स्त्री को पति का गोत्र अपनाना होता था, अपने गोत्र से बाहर विवाह करना होता था, जो बहिर्विवाह के अंतर्गत। अब विवाह के नियम क्या था, विवाह के बाद स्त्री को पति का गोत्र अपनाना होता था। काफी बार पढ़ लिया, ये आपको समझ आ गया होगा। और अपने गोत्र से बाहर विवाह करना होता था, अभी पढ़ा है। नियमों में अपवाद कौन थे, तो सातवाहन शासक जो थे, सातवाहन शासक जो थे, उन्होंने इन नियमों का उल्लंघन किया, क्योंकि रानियों ने अपने नाम के साथ जैसे गौतम वशिष्ठ जोड़ रखा, है ना, और राजाओं ने बहुपत्नी प्रथा को स्वीकृति दी। ठीक है, मतलब इस समय जो रानियां थी ना, जो रानी थी, वे अपने पिता के नाम को जोड़ रहे, पिता का नाम साथ में जोड़ रहे हैं, पिता का गोत्र साथ में जोड़, ठीक है। अब प्रमुख राजवंश है और उनसे जुड़े कुछ इंपोर्टेंट फैक्चुअल डाटा है। जैसे पहले है मौर्य वंश। मौर्य वंश को क्या है, कई ब्राह्मणीय शास्त्र क्या कह देते हैं कि यह निम्न कुल से थे और इन्हें अक्षत्रिय भी माना जाता है। ठीक है, इन्हें क्या माना जाता है, अक्षत्रिय शासक माना जाता है। दूसरे हैं शुंग और कण्व। ये तो ना पूरी तरह से ब्राह्मण थे, अब जिनमें से शुंग ने मौर्य को हराया और कण्व ने शुंग को हराया, ऐसे करके ये दोनों ब्राह्मणीय वंश मगध की राजगद्दी पर बैठे। क्लियर है? ये दिखाता है कि राजा केवल क्षत्रिय नहीं होते थे, राजा और भी वर्ण से हो सकते थे। शक, इन्हें मलेच्छ कहा जाता था। रीजन कि इन्हें संस्कृत का भान नहीं, संस्कृत का भान नहीं था, जिस कारण इन्हें मलेच्छ कहा जाता था। इनमें सबसे प्रसिद्ध शासक हुए रुद्रदामन। फिर अगला पॉइंट है सातवाहन शासक। गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण और क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया। मतलब सातवाहन कैसा राजवंश था, ब्राह्मण ये राजवंश। ये वर्ण व्यवस्था की रक्षा का दावा करते थे एवं स्वयं अंतर विवाह करते। ठीक है ना, यहाँ अंतर विवाह हुआ है, उसका जिक्र। प्रभावती गुप्त। अब प्रभावती गुप्त किससे जुड़ेंगे, तो वाकाटक शासक थे एक रुद्रसेन द्वितीय, इनकी ये पत्नी थी। साथ ही साथ गुप्त साम्राज्य के पराक्रमी, गुप्त साम्राज्य के पराक्रमी शासक चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय की पुत्री थी। ठीक है ना, इन्होंने भूमि का दान दिया। अब इनके बारे में जानकारी इसी अभिलेख से मिलती, इसी अभिलेख से प्राप्त होती। ठीक है ना बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे। सामाजिक वर्गीकरण में क्या, तो देखिए वर्णों की संख्या तो 4 थी। कौन कौन सी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पुरुष सूक्त के अनुसार। और वर्ण व्यवस्था का जो स्रोत था, प्रमुख स्रोत, वो ये रहा ऋग्वेद का 10वां मंडल, जहां पुरुष सूक्त में क्या है, आदि मानव नहीं, क्या है, विराट पुरुष है। कौन है, विराट पुरुष। विराट पुरुष की छवि से, छवि या शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। कैसे, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, और जंगा से वैश्य, और पैर के अंगूठे या तलवे से कौन, शूद्र। ठीक है ना, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके, तो बढ़िए आगे। फिर बात होती है अस्पर्श या चांडाल की। ये पॉइंट भी हम बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं कि कौन थे। ये पॉइंट हमें पढ़ना है, रेशम के बुनकर। इनका विवरण ना हमें मंदसौर अभिलेख में मिलता। कहाँ मिलता है बच्चा, मंदसौर अभिलेख में मिलता है इनका जिक्र। मंदसौर मध्य प्रदेश से मिले अभिलेख जो लगभग 5वीं शताब्दी के हैं, में रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन है, जो मूल रूप से लाट या गुजरात प्रदेश के निवासी है। ठीक है ना, इनका जिक्र जरूर मिलता है हमें 5वीं शताब्दी के बेसिस पे। ठीक है ना, चलिए अब प्रमुख ग्रंथों की बात कर ली जाए। और विदेशी, मनुस्मृति मैंने बता ही दिया, धर्मशास्त्र जो सामाजिक नियमों का संकलन करता है। चाहे तो आप यहाँ लिख लेना विधि ग्रंथ भी, विधि ग्रंथ जो बताता है कि राजा को कैसे शासन
करना है। सुत्त पिटक यह एक बौद्ध ग्रंथ, कैसा ग्रंथ है बेटा? यह एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें मध्यम निकाय नामक ग्रंथ में सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत बताया गया है। सामाजिक अनुबंध मतलब समूचे समाज को किस प्रकार से क्रियान्वित करना है। इसका जिक्र कहाँ मिलता है हमें? मध्यम निकाय में मिलता है। अष्टाध्यायी यह ना पढ़ने की रचना है, ऋषि पढ़ने की रचना है अष्टाध्यायी, जिसे संस्कृत का प्रमुख ग्रंथ कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे ना कि संस्कृत व्याकरण का प्रमुख ग्रंथ कौन सा, तो है प्रमुख ग्रंथ बेटा अष्टाध्यायी। क्लियर है? फिर कुछ विदेशी यात्रियों का जिक्र होता है, जैसे फासियन और स्वेंत्सा। फासियन कब आया? 5वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया। चीनी बौद्ध यात्री था। चीनी बौद्ध मतलब चीन का निवासी था, पर बौद्ध धर्म को मानने वाला था, इसलिए चीनी बौद्ध यात्री। उसने लिखा कि अस्पर्श लोगों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने आने की सूचना देनी पड़ती थी। मतलब उन्हें बताना होता था कि वे लोग आ रहे हैं, सड़कें खाली कर दी जाए, गलियां खाली कर दी जाए। स्वयं कौन थे? 7वीं शताब्दी ईस्वी में एक चीनी यात्री भारत आया, जिसे हम स्वयं के नाम से जानते। उसने लिखा कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से कहाँ रखा जाता था? बाहर। मतलब इन दोनों ने ही, अगर हम सीधे तौर पे समझे तो इन दोनों ने जातिगत जातिगत भेदभाव पर एक तीखा बयान दर्ज किया, एक तीखी टिप्पणी दी। ठीक है ना? इसके बाद कुछ शब्दावली है, जैसे पितृवंशिकता, मातृवंशिकता, बहिर्विवाह, अंतःविवाह, मलेच्छ और स्त्रीधन। इन सारी हेडिंग्स को मैंने आपको समझा रखा है। यहाँ क्या है, यहाँ से आप देखकर इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अधिकांशतः बार एमसीक्यू में ये डेफिनेशन या ये शब्दावली पूछ ली जाती, ठीक है ना? तो इन सारी शब्दावलियों को और इन सारी स्लाइड्स को आपको बड़ी बारीकी से देखना है। और अगर आपको लगता है किसी भी टॉपिक पे, इस चैप्टर से जुड़े हुए किसी भी टॉपिक में आपको कोई इशू खड़ा होता है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, नो डाउट आप कमेंट बॉक्स में आए और अपनी प्रॉब्लम को हम लोगों तक रखें, है ना? क्योंकि देखिए, जब आपकी प्रॉब्लम हम तक आएगी तभी हम उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपनी प्रॉब्लम बताएं और अपनी स्टडी को लेकर एक बेहतरीन रूटीन फॉलो कर। ठीक है ना? वैसे तो एसएमसी विद्यावर्ष की टीम आपके साथ है ही है, फिर भी आपको खुद भी बहुत मेहनत की आवश्यकता है, जिससे आप अपने उस टारगेट को, आप अपने उस गोल को अचीव कर पाए जो आपने स्टडी शुरू करने के समय, इस ईयर या इस सेशन के शुरुआत में देखा था। ठीक है ना? अब समय है कि हम बहुत मेहनत करें और हम अपने उस गोल को अचीव करें। ठीक है ना बेटा? तो इस लेक्चर में यहाँ तक ही बात क्लियर हो चुकी होगी आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ बेहतरीन कहानियों और घटनाओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।